जदयू में मैं आया हूँ अभी प्राथमिक सदस्य के रूप में हूँ। लोग तो कितने लोग कहने लगे हैं कि उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकार के लोकतंत्र में स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते हैं। ये राजतंत्र नहीं है। पहले राजतंत्र में होता कि बड़ा बेटा अधिकारी बनता था, राजतंत्र की बात अलग थी। ये उत्तराधिकार और ये सब बकवास की चीज़ें हैं। जो व्यक्ति इस तरह की कहे बात कि मैं एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दूंगा, तो उसकी कितनी अनभिज्ञता है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना कि मैं आऊँगा सब कुछ बदल दूंगा। ये तो जनता डिसाइड करेगी लालटेन जले कि नहीं। लेकिन आप ही बताइए क्या लालटेन का युग है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे बगल में जो बैठे हुए शख्सियत हैं वो है मनीष कुमार वर्मा, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे, अब JDU में शामिल हो गए। और अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ, वैसे ही मेरे रहने सहने की नियमावली है, ढंग है। सर, पहले तो JDU में आप आ गए, पटना के आप DM रहे, जिस पटना में भी हम बैठे हैं, कई बड़े बड़े पदों पर आप रहे, उड़ीसा कैडर का अधिकारी रहे। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक आपने ही बताया है, आप बोरा लेकर जाते थे पढ़ने स्कूल में? देखिए, वो प्रारंभिक शिक्षा थी। बिहार शरीफ में मेरा घर था और शुरू में जो स्कूल थे, उस समय का जो स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उसमें कुछ व्यवस्था बैठने की नहीं होती थी। एक छत था और बैगनाबाद जगह पे वो स्कूल था, उसमें बैठने की व्यवस्था थी नहीं। लोग ज़मीन पे हम लोग बैठते थे। ये किस युग की बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं आपका करीब 78-79 की बात कर रहे हैं। जी जी, 78-79 में जब पहले कक्षा में मैं पढ़ता था तो बैगनाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूल में गया था। पिताजी ने पता नहीं कैसे वहीं पे कहा दिया कि वहाँ पे जाओ पढ़ो। तो हम लोग उस समय के ज़माने में क्या था कि चूँकि बैठने की कोई जगह नहीं होती थी तो घर से बोरा लेके जाते थे। और बोरा जब लेके जाते तो उसका फ़ायदा भी था कि एक तो आप बैठ जाइएगा नीचे में बढ़िया से, और उस समय एक था कि जब भी बरसात होता था तो बोरा को हम लोग ऐसे ओढ़ करके आ जाते थे, तो उससे बड़ा मज़ा भी आता था, लगता था कि एक छाता का भी काम कर रहा है। तो इसकी अच्छी यादें हैं। हमने उस स्कूल में भी काफ़ी कुछ सीखा। बिहार शरीफ में ही आप रहे, वहीं जी जी, बिहार शरीफ से ही मेरी स्कूली शिक्षा हुई, अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। तो बीच में खाली लोयला स्कूल में मैंने 1.5 साल पढ़ाई की है यहाँ पर। 5वीं कक्षा और 6ठी कक्षा करीब करीब पूरा किया है, और 7वीं कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं सब बिहार शरीफ से किया है। आदर्श स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई, सरकारी स्कूल था बिहार शरीफ में, और वहाँ से पढ़ाई करके फिर साइंस कॉलेज यहाँ पे एडमिशन हुआ। नहीं तो फिर अब बिहार से आप उड़ीसा गए, उड़ीसा से फिर क्यों खींचे चले आए बिहार की ओर? 12 साल बाद हो गए। नहीं हुआ, ऐसी बात हुई थी, एक घटना हुई थी 2008 में। मेरे पिताजी का कार एक्सीडेंट हो गया और उस समय मैं उड़ीसा में ही था। तो वहाँ से रह करके काफ़ी इलाज 1 साल करीब उनका इलाज चला, जगह जगह हॉस्पिटल में। पहले तो दिल्ली में था, फिर विशाखापत्तनम में, चूँकि मेरे ज़िला मलकानगिरी ज़िला में मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, तो DM होने के कारण पास थोड़ा 5 घंटे के रास्ते पे था। तो वहाँ पर पिताजी को रखा, फिर वहाँ से नहीं ठीक हुए, फिर चेन्नई ले गया। चेन्नई में इलाज हुआ, उसमें भी काफ़ी बार आना जाना होता था, तो काफ़ी शरीर में फ्रैक्चर वगैरह हो गया था। तो बहुत ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति ठीक हुई थी और बिहार में रहते थे फाइनली। चूँकि उनका मन नहीं लगता, हम तो चाहते थे कि हमारे पास ही उड़ीसा में रहें, लेकिन चूँकि भाषा अलग थी तो, और उन लोगों का आप जानते हैं कि चूँकि वहाँ पे वो डॉक्टर थे और बड़ी संख्या में मरीज़ यहाँ पे आते थे, तो उसको भी मिस करते थे। तो चाहते नहीं थे कि उड़ीसा में रहें, इसलिए बिहार शरीफ में ही रहते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि भाई बेटा जो है बिहार में आ जाए। तो एक बार बोले कि मर जाएंगे तब आओगे। तो जो ऐसा सुना तो फिर हम लोग कोशिश करके पसीज गए। हाँ, कि नहीं पिताजी वहाँ हैं, तो चलिए। चूँकि डेपुटेशन की सुविधा 9 साल के बाद जनरली उपलब्ध हो जाती है, तो अप्लाई किया, कोशिश की, सारा रिकॉर्ड वगैरह लगाया, उससे डेपुटेशन क्या यहाँ पर मिल गया, 5 साल का डेपुटेशन मिल गया, बिहार आ गया। बिहार के बाद अब दिल लग गया आपका नीतीश कुमार से, जो दिखता है नीतीश कुमार से ही दिल लग गया, या कह सके नीतीश कुमार ही आपको पसंद आया। आपने वो वाकया भी कल सुनाया था कि 15 अगस्त में जब उन्होंने भाषण दिया था तो आपने तय कर लिया था कि अब नीतीश कुमार जैसा नेता ही मतलब बिहार को आगे बढ़ा सकता है, उनको ही मजबूत करना है। देखिए, जब उड़ीसा में भी थे तो नीतीश कुमार जी की बहुत चर्चा होती थी।
और आप याद कीजिए 2008-9 के माहौल में कि इतने जगह पे इनको बेस्ट सीएम अवार्ड, कई फंक्शन में, कई जगह पे जहाँ भी माहौल होता था तो सबसे अच्छे सीएम के रूप में इनको पूरे देश ने स्वीकार किया था। कई मीडिया चैनल में उसके प्रोग्राम में देखा, वहाँ भी इनको स्वीकार किया गया और वहाँ से देखते थे, इनकी बातों को सुनते थे और लोगों से यहाँ जो संपर्क होता था, लोग जो यहाँ पे रहते हैं, घर के लोग रहते हैं, वो जो बताते कि बिहार कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है, महिला के क्षेत्र में क्या हुआ, सड़कों के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सुनने को मिलता था। अच्छा लगता था कि हम लोग तो बिहार को बदहाली के युग में भी देखे हैं। जब हम पढ़ते थे यहाँ पर उस समय क्या सड़कों की स्थिति थी, चिरैया टाल पुल में घंटों घंटों हम लोग वेट करते रहते थे कि बस पास कर जाए। तो उस समय की बदहाली हमने देखी है। बाद में लॉ एंड ऑर्डर का समस्या देखा है, झेला है, लोगों से सुना है क्या बिहार था। तो नेचुरल है कि हम लोग चाहते थे कि बिहार की बेहतरी हो। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए, इनकी सत्ता आई और उससे जो काम इन्होंने किया, बिहार बदलने लगा, बिहार की स्थितियाँ बढ़िया हुई, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, लोग मतलब कि सामान्य रूप से जीना शुरू कर दिए। पहले डर के माहौल में जीते थे। तो ये सारी चीज़ें देखी, सड़कों का विकास हुआ, सब कुछ देखा, तो धीरे धीरे एक जो जैसे लगता है कि बिहार अंधकार में था और एक प्रकाश में ले आए। तो ये जो सामने देखा तो सचमुच लगता है कि कोई व्यक्ति जो इतना दृढ़ निश्चयी हो कि स्थितियों को बदलना आसान नहीं है, जब आदमी गड्ढे में हो उसको निकालना आसान नहीं है। बिहार उस तरह की स्थिति से उसको बाहर निकालना, जहाँ पर सोचिए ना कि चारों तरफ जो है नरसंहार हुआ करता था, बाहुबलियों का शासन था, इस तरह की बात होती थी, कितने नरसंहार हुआ करते थे, कितनी बदनामी हुआ करती थी और बिहारियों को बहुत अपमान झेलना पड़ता था। बाहर में जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हाँ, बिहारी कहलाना ही एक अपमान का विषय है। बिहारी कहता, अरे बिहारी कह के बुलाता, आपको भी, किसी को भी बाहर में यदि जान लिया कि ये बिहारी, अरे बिहारी, ये संबोधन होता था उसमें। तो हम तो वो जिल्लत झेले हुए हैं, देखे हुए हैं, हमने खुद फेस किया इस सब चीज़ों को, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। हम चाहते थे कि बिहार के लोगों को सम्मान मिले। ये बिहार एक ऐसी सभ्यता है, ऐसी संस्कृति बिहार में है, यहाँ से पूरा कितना बड़ा भूभाग पे शासन होता था अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अफ़गानिस्तान उस वहाँ तक, वर्मा तक, इस तरह से वो गौरवशाली प्रदेश की ये हालत होगी, ये कभी नहीं कोई सोचा था। चलिए, अब तो मनीष वर्मा की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या आपका जो मोटो है, क्या आपका विज़न है? अब जेडीयू में आ गए हैं, क्या करेंगे आगे? अगले साल चुनाव भी है। देखिए, जदयू में मैं आया हूँ अभी प्राथमिक सदस्य के रूप में हूँ। लोग तो कितने लोग कहने लगे हैं कि उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकार के लोकतंत्र में स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है, लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनका, कैसी उनकी सरकार होगी, कौन उनके शासक होंगे, ये जनता का प्रश्न है। ये राजतंत्र नहीं है। पहले राजतंत्र में होता कि बड़ा बेटा अधिकारी बनता था, राजतंत्र की बात अलग थी। ये उत्तराधिकार और ये सब बकवास की चीज़ें हैं, कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। सबको काम करना है, हम तो परिवार में शामिल हुए हैं, सब सदस्यों के साथ मिल के काम करना है। पार्टी आगे बढ़ेगी, सरकार मजबूत होगी। ये पार्टी ही जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है। क्योंकि पार्टी में मैं आया हूँ तो ये सेतु को मजबूत करने का काम करूँगा। जनता का जो भी ग्रीवांस है, जो भी बात है, वो पार्टी की तरफ से मैं सरकार की तरफ रखूँगा और उनका समाधान करवाने की कोशिश करूँगा। आपके विपक्ष के लोग भी अभी से हमलावर हैं कि आप नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, अब ज़रूरत है बदलाव की। आपके विपक्ष के लोग अभी से कह रहे हैं। देखिए, आप पूरा सर्वे कर लीजिए और पूरे बिहार की जनता से जाकर पूछ लीजिए। मैं तो जितना घूमा हूँ, चारों तरफ से लोगों से मिला हूँ, लोग जो है स्थिति ये है, या शीर्ष में नीतीश कुमार हैं तो लोगों में एक आश्वस्तता की भावना है, आश्वस्त रहते हैं कि मेरा बिहार सुरक्षित है। कोई एक ऐसा गार्जियन बैठा हुआ है जो बिहारियों के हित की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो दिन रात बिहार के हित की ही चिंता करता है। उनको जो लोग कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि हमने तो 8 साल उनके पास रख के देखा है, काम किया है, सुबह से रात तक मैंने देखा है किस तरह से बिहारियों की हित की चिंता, बिहारियों के हित की चिंता वो दिन रात करते हैं। कोई भी काम हो, कैसा भी इमरजेंसी हो, अपने खुद बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं और
कोई यदि ऐसे कहीं संभल नहीं रहा, ये गलत बात है। यदि एक दो शब्द फिसल गए, उससे किसी के आकलन नहीं किया जा वो तो सकता। कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे थे, अब ये देखिए इनका क्या हाल है। वो नौकरी दे रहे थे। जो व्यक्ति इस तरह की कहे बात कि मैं एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दूंगा, तो उसकी कितनी अनभिज्ञता है इस प्रोसेस के प्रति। सर, बचपना है ये तो बचपना वाली बात है कि मैं एक सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दूंगा। सिग्नेचर से ऐसे होता है? आप बताइए, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना कि मैं आऊँगा सब कुछ बदल दूंगा। जनता ने देखा है 17 महीने, आपने लोगों ने देखा कि किस तरह से 5 विभागों को उन्होंने चलाया है, क्या क्या चारों तरफ आरोप लगे हैं, सब जानते हैं। जनता अनभिज्ञ थोड़े ना है। जो काम, देखिए बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। बोलने के लिए तो तुरंत लोग कह देते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आप एक तरफ नीतीश कुमार को देखिए, जब उन्होंने कहा कि हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और हम नहीं सुधार ला पाए तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, वो व्यक्ति का देखिए कमिटमेंट। मात्र 3 साल में उन्होंने बिहार को इस तरह से बदल दिया, लालटेन युग समाप्त कर दिया और चारों जगह पूरा जो है बिजली से जगमगा उठा बिहार। ये कभी संभव था? कितनी सरकारें आईं पहले, कितनी सरकारें आई गईं, ये काम नहीं कर पाई, और उस व्यक्ति ने अपने दृढ़ निश्चय के माध्यम से मात्र 3 साल में बिहार को बदल दिया। तो अब लालटेन नहीं चलेगा बिहार में, आपको लगता है? ये तो जनता डिसाइड करेगी लालटेन जलेगी नहीं। लेकिन आप ही बताइए, क्या लालटेन का युग है? लालटेन का युग है? हम लोग देखिए कितना बढ़िया बिजली में रहते हैं, पंखा चल रहा है, गांव-गांव में बिजली है, सब सुविधा पहुंच रही है। बिजली ही वो व्यवस्था है जिससे नई अर्थव्यवस्था चलती है। बिजली के माध्यम से अब जब गांव में बिजली पहुंच गई है तो लोगों को सुविधा बढ़ गई, हर तरह का काम बिजली से होने लगा है, हर तरह का सुविधा उनको मिल रहा है। अब लोगों को डिसाइड करना कि क्या इसको छोड़ करके फिर से लालटेन युग में जाना चाहेंगे। देखिए मनीष वर्मा जी हमारे साथ थे, काफ़ी सिंपल इनका लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा सवाल है, लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल है, हल्के फुल्के कपड़े में और बस ऐसे निकल हम लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं तो इसमें और क्या चाहिए, आराम से, जिसमें कपड़ा कॉटन का हो, और क्या चाहिए इसमें। तो कोई सूट बूट आपको नहीं देखा कोई पहने इतना? सूट बूट की ज़रूरत कहाँ है? इतना गर्मी में आप सूट बूट पहन लीजिए तो पसीने से तरबतर हो जाइएगा। मनीष कुमार वर्मा जो पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे, अब इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। क्या इनका विज़न है और आगे क्या ये चाहते हैं? क्या अपने नेता के प्रति समर्पण? बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार जो है एक युवा का प्रदेश है। बिहार जो है पूरे देश में 50% जो है युवा की आबादी है, और इसीलिए पूरा वर्ल्ड जो है भारत को देखता है। ये जहाँ युवा रहते हैं वहीं पे सब कुछ प्रगति होती है, वही प्रदेश आगे बढ़ता है। ये बिहार, भारत के लिए ये गौरव की बात है, और बिहार के लिए और भी गौरव की बात है कि यहाँ पे 57% युवा आबादी रहती है। अब हमारे पास जो है कि ये युवाओं की शक्ति, कैसे बिहार की बढ़ोतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए इसका काम किया जाए, इसके लिए काम करना है। यहाँ के युवा, इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इन युवाओं को प्रोडक्टिव काम में लगाने के लिए उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करने का काम किया जाएगा, और इस तरह का वर्कफोर्स तैयार हो कि बिहार की बेहतरी हो और पूरे देश की बेहतरी हो। इसके लिए युवा का काम। देखिए युवाओं के लिए काम करना है, जो विज़न है वो झलक रहा है इनकी बातों में। आप लाइफस्टाइल साहब बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनीष कुमार वर्मा की एंट्री हो गई है, और ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। यहाँ उत्तराधिकारी नहीं होते। एक बड़ी बात कही उन्होंने, जनता ही चुनती है उनका सेवक कौन होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।